इवनिंग। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने शायद पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? प्लानिंग भारत। शुरू करना था ना आज। 5 ईयर प्लान। हाँ, प्लानिंग शुरू करना था। यानी कि 5 ईयर प्लान शुरू करने थे, लेकिन 5 ईयर प्लान डायरेक्टली शुरू नहीं होंगे। 5 ईयर प्लान के पहले हमें कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी। प्लानिंग का मतलब क्या है? और हमको बेसिकली 5 ईयर प्लान प्लान नहीं पढ़ने हैं। हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है इंडिया में जो प्लानिंग हुई अंग्रेजों के जाने के बाद, वो कैसे चली, किस किस तरीके से काम किया गया। क्योंकि अंग्रेज जब हमको छोड़ के गए थे तो ऐसी हालत में छोड़ के गए थे कि कोई इंडस्ट्री नहीं थी, और किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट हो सके हमारे भविष्य में, ऐसी कोई भी साधन वो छोड़ के नहीं गए थे, है ना। हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने हितों को साधने के लिए यहाँ के संसाधनों का प्रयोग किया और यहाँ की इंडस्ट्री को बर्बाद किया। और जब गए तो देश को भौगोलिक रूप से भी कई टुकड़ों में, कई क्या, दो टुकड़ों में तोड़ कर गए। तो किस तरीके से एक टूटे हुए देश को संभालने और जिस गुड इवनिंग लेवल, सर। गुड इवनिंग, और जिस लेवल पर आज वो देश है लाया गया, वो पूरा हम लोगों को इन प्लानिंग में पढ़ना है। तो प्लानिंग यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं है, वो ये भी दिखाता है कि किस तरीके से एक वो देश जिसको 200 सालों तक बर्बाद किया गया, किस तरीके से वो उठ के खड़ा हुआ, है ना। तो समझ रहे हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है अब। प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स के पढ़ने के पहले हम लोग पहले जान तो लें कि प्लानिंग का मतलब क्या है और प्लानिंग की शुरुआत आखिरकार हुई कैसे दुनिया में और भारत में, है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग का जो सिंपल सा मतलब हिंदी में है वो क्या है? योजना, या योजना बनाना, है ना। यही तो होता है। जी सर। कोई मुझे योजना बनाने का मतलब या योजना का मतलब समझा सकता है? मतलब सर, जैसे किसी काम को अगर हमें करना है तो उस काम की रूपरेखा तैयार कर लेना, जिससे कि हम फर्दर अपना कोई प्लान, मतलब कैसे उसको मैनेज करें सही तरीके से, कि जो वो कम समय में सही तरीके से सही पैटर्न में जा सके। ठीक है, देखिए हर चीज क्या मांगती है? प्लान। हम सुबह उठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, और उसी आधार पर अपना पूरा जो दिन है उसको गुजारते हैं। सिंपल से टर्म्स में अगर बात कर लें तो हमारे सामने सबसे पहला होता है एक लक्ष्य कि हमें करना क्या है, यानी कि होता है एक टारगेट। अब इस टारगेट को पाने के लिए हम किस रास्ते पर चलें, किस रास्ते पर चलें जिससे कि हम इस टारगेट को पालें, है ना। वो जो एक रूपरेखा बनाते हैं वो रूपरेखा हमारे पास क्या कहलाती है? प्लान। यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, है ना, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके अपने टारगेट को अचीव करना। ये सरल शब्दों में प्लानिंग को समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाए कि हम अपने टारगेट को प्राप्त कर सकें, ये प्लानिंग कहलाता है। यहाँ पर शब्द है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है कुशलतम, है ना, कुशलतम प्रयोग करके। दुनिया में अभी एक शब्द चल रहा है सस्टेनेबल, है ना। जी सर। सस्टेनेबल, संधारणीय शायद इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जब जी सर। सस्टेनेबल शब्द दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू किया गया, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि किसी भी संसाधन का उपयोग इस तरीके से करना जिससे कि वो आज भी इस्तेमाल में आ जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस्तेमाल के लिए बचा रहे। उसको कहते हैं उसको कहते हैं उस रिसोर्स का, उस संसाधन का सस्टेनेबल यूज, है ना। तो जब ये वर्ड सस्टेनेबल इस्तेमाल में नहीं आया था दुनिया में, सस्टेनेबल शब्द शुरुआत नहीं हुई थी दुनिया में, तो यहाँ पर ऑप्टिमम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता था शब्द मैक्सिमम। यानी कि संसाधनों के अधिकतम उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम रूपरेखा बनाते हैं उसको प्लान कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे जो संसाधन है वो नष्ट ना हो जाए और आने वाली पीढ़ियों को उनके बिना जीवन गुजारना ना पड़े, इसलिए
सस्टेनेबिलिटी की बात आ जाती है, और जब से सस्टेनेबिलिटी शब्द की इंपॉर्टेंस दुनिया में बढ़ी है, तो यहाँ से मैक्सिमम शब्द को हटा के इस्तेमाल किया जाने लगा कैसा, ऑप्टिमम। किस प्रकार से हमको अपने संसाधनों का उपयोग करना है, कुशलतम उपयोग करना है, अधिकतम उपयोग नहीं करना, कुशलतम उपयोग करना है। समझ गए इस बात को? यस सर। ठीक है। यस सर। अब प्लानिंग की अगर बात करें तो प्लानिंग की डेफिनेशन अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार से दी जाती है। हम यहाँ पर प्लानिंग को केवल सीमित करके रखेंगे इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में। तो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में प्लानिंग की जो डेफिनेशन सबसे पहले या सबसे बेहतर डेफिनेशन दी गई, वो दी गई थी एच.डी. डिकिंसन के द्वारा। इकोनॉमिक्स सॉरी प्लानिंग की जो सबसे बेहतर डेफिनेशन अब तक की मानी जाती है, वो दी गई थी एच.डी. डिकिंसन के द्वारा। इनकी डेफिनेशन में क्या कहा गया था? इनकी डेफिनेशन में कहा गया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक प्लानिंग है बड़े आर्थिक निर्णय लेना। ठीक है। ये बड़े आर्थिक निर्णय क्या हैं? ये बड़े आर्थिक निर्णय है क्या और कितना उत्पादन किया जाए, क्या और कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी कि उत्पादित वस्तुओं का अलोकेशन, या सामान्य भाषा में कहते हैं वितरण, किस प्रकार से किया जाए। ठीक है। और ये कहा उन्होंने एच.डी. डिकिंसन ने कि ये जो बड़े आर्थिक निर्णय हैं कि क्या और कितना उत्पादन किया जाए, उसका अलोकेशन किस तरीके से किया जाए, ये बड़े आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? एक डिटरमाइनिंग अथॉरिटी द्वारा। डिटरमाइनिंग अथॉरिटी का मतलब हो गया कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसी अधिकृत बॉडी, कोई ऐसी प्राधिकृत बॉडी जिसको इस प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया हो। तो किसी डिटरमाइनिंग बॉडी के द्वारा क्या और कितना उत्पादन किया जाए, उस उत्पादन का अलोकेशन किस प्रकार से किया जाए, इस संबंध में जो बड़े आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं एच.डी. डिकिंसन के अनुसार, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। क्लियर? समझ में आई बात ये? यस सर। जी। ठीक। एच.डी. डिकिंसन ने कहा कि लेकिन ये डिटरमाइनिंग अथॉरिटी ये निर्णय लेने से पहले क्या करेगी? जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, जो भी आर्थिक तंत्र है, जहां के लिए भी ये निर्णय लिया जा रहा है, वो कोई देश हो सकता है, कोई क्षेत्र हो सकता है। ठीक है। तो जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके वृहद अध्ययन के बाद ये निर्णय लिए जाएंगे। तो अगर हम इसको एक सरल भाषा में एक सेंटेंसेस में पिरो के बोलें, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आर्थिक प्लानिंग या जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, वह क्या होता है? वह एक डिटरमाइनिंग अथॉरिटी के द्वारा इकोनॉमिक सिस्टम के वृहद अध्ययन के बाद लिए गए आर्थिक निर्णय होते हैं, जो संबंधित होते हैं कि क्या और कितना उत्पादन किया जाए और उसका किस प्रकार से अलोकेशन या वितरण किया जाए। ये एच.डी. डिकिंसन ने कहा। ये हम लोग केवल प्लानिंग के मतलब को समझने के लिए बोल रहे हैं। क्लियर? ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम को समझे मेरा, हम उसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर इकोनॉमिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, हर इकोनॉमिक सिस्टम की जो टारगेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हर इकोनॉमिक सिस्टम की जो मांग होती है, आवश्यकताएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो उसको जाने बिना हम उसके बारे में निर्णय नहीं ले सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज की
सभी लक्षणों को जाने बिना दवाई नहीं लिख सकता है, सही दवा नहीं लिख सकता है, वैसे ही कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग अपने इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक से समझे बिना नहीं की जा सकती है। क्लियर? यस सर। अब ये तो हो गई एक ओवरऑल डेफिनेशन, लेकिन भारत के केस में अगर हम लोग देखें तो भारत के केस में इकोनॉमिक प्लानिंग को डिफाइन करने की शुरुआत, यानी कि भारत के संदर्भ में इकोनॉमिक प्लानिंग को परिभाषित करने की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसको परिभाषित किया गया सबसे पहले भारत के संदर्भ में एनपीसी के द्वारा। एनपीसी का मतलब हो गया नेशनल प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ये नेशनल प्लानिंग कमीशन क्या था? ये नेशनल प्लानिंग कमीशन एक बॉडी थी। हम लोग अभी इसको ग्रेजुअली अभी आज के ही दिन में पढ़ेंगे कि ये क्या था। तो नेशनल प्लानिंग कमीशन के बारे में फिलहाल अभी इतना ध्यान रखना जरूरी है कि नेशनल प्लानिंग कमीशन ने भारत के संदर्भ में इकोनॉमिक प्लानिंग को सबसे पहले परिभाषित किया था। और ये जो नेशनल प्लानिंग कमीशन है, इसका गठन किया गया था, आप सबको पता होगा, 1938 में कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के दौरान? हरिपुरा अधिवेशन के दौरान, है ना। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिरकार सुभाष चंद्र बोस, हम लोग जानते हैं ना कि इसके बाद एक और अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। और हम लोग ये जानते हैं कि गांधी जी से हुए मतभेदों की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो उन मतभेदों के कारणों में से एक कारण ये नेशनल प्लानिंग कमीशन भी था, है ना। ठीक है। तो ये नेशनल प्लानिंग कमीशन ने भारत के संदर्भ में सबसे पहले इसको परिभाषित किया। परिभाषा भी लगभग इसी तरीके की थी कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक जो सिस्टम है, उसमें किस प्रकार से हम अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें कि हमारे जनता का अधिकतम कल्याण हो सके। ठीक है। अब इसी बीच दुनिया में ओवरऑल अगर दुनिया की बात करें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें हो रही थी। जैसे वर्ल्ड वार जो है टू, उसके शुरू होने का जो सिस्टम था वो चल रहा था। और रशिया में पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था। ठीक है। और रशिया में जो पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था, जो 1928 से 1933 तक चला था, जब उसके बारे में बाहर खबरें आनी शुरू हुई और उसकी सफलता के बारे में लोगों को जानकारी मिलनी शुरू हुई, तो भारत में भी उस समय के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग था और जो पूंजीपति वर्ग था, उसने ये सोचा कि हमारे देश की ये जो स्थिति कर चुके हैं अंग्रेज, उस स्थिति को सुधारने का केवल एक ही तरीका है कि भारत में भी एक प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत की जाए और प्लानिंग वगैरह की शुरुआत की जाए। ठीक है। तो 1930 के आसपास भारत में भी ये मन बन चुका था कि भारत जब आजाद होगा तो आजाद होने के बाद भारत एक किस प्रकार की इकोनॉमी होगा? प्लान्ड इकोनॉमी होगा, जहां पर सरकार के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा ये प्लान किया जाएगा कि देश किस प्रकार से अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करे और किस प्रकार से अपना इकोनॉमी को कंट्रोल और रेगुलेट वगैरह करे कि जनता का कल्याण हो सके और देश का जो विकास है वो भी हो सके। ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके से ये प्लानिंग की तरफ बढ़े। अच्छा, अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग मुख्यतः दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है रीजनल प्लानिंग, यानी कि क्षेत्रीय योजनाएं बनाए हम, और दूसरी हो सकती है नेशनल प्लानिंग, यानी कि पूरे राष्ट्र के लिए एक योजना बनाई जाए, यानी कि राष्ट्रीय योजनाएं। 5 ईयर प्लान्स को हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली नेशनल प्लानिंग में, राष्ट्रीय योजना के केस में 5 ईयर को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन रीजनल जो प्लानिंग है उसको एक बार समझ लेते हैं और उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भारत में क्या कहीं पर रीजनल प्लानिंग हुई है।
रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी खास क्षेत्र के संदर्भ में योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना, ये रीजनल प्लानिंग में आता है। एक पर्टिकुलर नाम से ही है, रीजनल यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर इसको बनाया जाता है। ये पूरी इकोनॉमी को कवर नहीं करता। यहाँ पर कुछ खास एरिया में या किसी खास इकोनॉमिक सेक्टर के संदर्भ में प्लानिंग की जाती है। रीजनल प्लानिंग की शुरुआत सबसे पहले रीजनल प्लानिंग की शुरुआत की गई थी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और जैसे हमारे देश में दामोदर वैली है ना, वैसे ही यूएसए में है एक टेनेसी वैली। ठीक है, टेनेसी वैली। तो इस टेनेसी वैली के विकास के लिए यूएसए ने 1916 में बनाई थी टेनेसी वैली अथॉरिटी, शॉर्ट में बोलते हैं टीवीए। तो टेनेसी वैली अथॉरिटी रीजनल प्लानिंग का पहला एग्जाम्पल है, जिसकी शुरुआत यूएसए में 1916 में हुई थी। टेनेसी वैली के रिहैबिलिटेशन के लिए, टेनेसी वैली के संसाधनों के उचित प्रयोग के लिए। और टेनेसी वैली अथॉरिटी में की गई या टेनेसी वैली में की गई इस पहली रीजनल प्लानिंग के जो फल आए वो बहुत अच्छे आए, और इससे दुनिया के कई देशों ने रीजनल प्लानिंग को अपनाया। भारत में भी रीजनल प्लानिंग को अपनाया गया इससे प्रेरित होकर, और इसका एग्जाम्पल है दामोदर वैली कारपोरेशन। ठीक है, दामोदर वैली कारपोरेशन, जिसको बनाया गया कब, 1948 में। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमी सॉरी जब जियोग्राफी पढ़ रहे थे वहां पर दामोदर वैली कारपोरेशन बनाया गया। दामोदर नदी घाटी के विकास के लिए, वहां के संसाधनों के अधिकतम और कुशलतम उपयोग के लिए दामोदर वैली कारपोरेशन का इस्तेमाल 1948 में किया गया था। और ये एक पर्टिकुलर रीजन या एरिया या क्षेत्र के संसाधनों से संबंधित है, उनके उपयोग और उनके विकास से संबंधित है। इसलिए ये भी किस प्रकार की योजना है, दामोदर वैली कारपोरेशन किस चीज का एग्जाम्पल है, रीजनल प्लानिंग का एग्जाम्पल। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? नो सर। समझ में आ रहा है नो ना? सर। जी सर। यस सर। तो ये थी रीजनल प्लानिंग। अब रीजनल प्लानिंग के बाद हम लोग अब आते हैं नेशनल प्लानिंग पे, राष्ट्रीय योजना। नेशनल प्लानिंग। इसके पहले मुझे बता दीजिए, दुनिया में सबसे पहले जो इकोनॉमिक सिस्टम शुरू हुआ आधुनिक काल में, वो कौन सा था? कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट? नहीं सर, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट था, है ना। शुरुआत कहां से हुई कैपिटलिस्ट सिस्टम की? सर यूएस। अमेरिका। ब्रिटेन से, है ना। हाँ, ब्रिटिश में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ब्रिटेन में, वहां से हमारे पास कैपिटलिस्ट सिस्टम की शुरुआत हुई। सोशलिस्ट सिस्टम की जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो कहां से होती है? रूस। रशिया। रूस से। रूस से होती है। वहां पर एक क्रांति हुई थी जिसका मैंने आपको नाम बताया था, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति हुई थी वहां पर। ये रूस में शुरुआत कब हुई थी, किस साल हुई थी? आपको मैंने सन भी बताया था, 1917। 1917। 1917। बिल्कुल, 1917। तो 1917 में क्या होता है, जब बोल्शेविक क्रांति होती है, बोल्शेविक
रिवॉल्यूशन होता है, कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? रूस के। नहीं नहीं, बताइए। जर, और सर अंग्रेज, जर्मनी। जर्मनी। उनके विचार अच्छा। संबंधी थे, उनके विचारों के आधार पर सोशलिज्म का गठन हुआ था, लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे वो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से संबंधित नहीं थे, यहाँ पर संबंधित थे लेनिन, है ना? लेनिन। हाँ सॉरी सर, हाँ जी। व्लादिमीर इलियनोविच लेनिन। हाँ तो 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुई थी। और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जब हुई तो उसके बाद जो 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 रूस था वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, और ये कहते हैं कि सत्ता अब राजशाही या जारशाही से निकलकर किसके पास आ जाती है? आम जनता के पास आ जाती है, मजदूरों के पास आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक। और ये हम लोगों को पता है कि कैपिटलिज्म में दो वर्ग हो गए थे, एक पूंजीपति वर्ग था और दूसरा वर्ग कौन सा था? मजदूर वर्ग था। श्रमिक अब वर्ग। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पीड़ित और शोषित वर्ग कौन सा था? मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग था। और अब यहाँ पर रूस में किसका प्रभुत्व हो गया? इसी शोषित और पीड़ित वर्ग का प्रभुत्व हो गया। और इसी के बाद यहाँ पर क्योंकि ये बहुत तेजी से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के दुष्प्रभावों से पीड़ित वर्ग था, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये कैपिटलिज्म को किनारे करो। और कैपिटलिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था, वो ये था कि सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा। सरकार नहीं बताएगी कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, सब कुछ अपने आप होता जाएगा, और इसको बोला गया था लेसस फेयर की पॉलिसी, है ना? तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सबसे पहले कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, लेसस फेयर नहीं चलेगा, सब कुछ कैपिटलिस्ट वाला सिस्टम हटाओ यहाँ से और सोशलिज्म की शुरुआत करो। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि देश के आर्थिक विकास में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है, सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। और सरकार का हस्तक्षेप इतना मतलब किस तरह के जरूरी है? उन्होंने कहा कि क्या किया जाना है ये सब कौन बताएगा? सरकार तय करेगी। यानी कि सरकार तय करेगी, यानी कि सरकार एक प्लान बनाएगी, और सरकार के द्वारा बनाए गए प्लान के आधार पर ही सारे काम देश में किए जाएंगे। यानी कि जो भी आर्थिक गतिविधि होगी, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस प्रकार से वितरण करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? अब सरकार डिसाइड करेगी, एक प्लान बनाकर डिसाइड करेगी। समझ में आ गई बात ये? ठीक। यस सर। क्योंकि सोशलिज्म में सब कुछ कौन करेगा? सरकार करेगी, तो आ गई सरकार। और सरकार आ गई तो सरकार बना रही है प्लान। और ये जो प्लान बनाया गया इसको कहते हैं दुनिया का पहला 5 ईयर प्लान। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? रशिया से हुई। ठीक। और ये रशिया रशिया नहीं था तब, तब ये था यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। और ये शुरुआत होती है, जो पहला 5 ईयर प्लान आता है ये आता है 1928 में। और उस समय रशिया का जो था वो कौन था? जोसेफ स्टालिन। स्टालिन था। 5 साल के लिए आया था। तो ये प्लान 1928 से लेके जाता है 1933 तक। और जिसको हम अपने देश में 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, उसको रूस में 5 ईयर प्लान नहीं बोला गया। रशियन में भाषा बदल जाती है, तो वो इसको बोलते थे गॉस प्लान। क्या कहा गया इसको? गॉस प्लान। GOSPLAN, मतलब वही है। तो प्लानिंग की सबसे पहले शुरुआत कहां पर हुई? यूएसएसआर में हुई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया में हुई। पहला प्लान 1928 से 1933 तक गया। और इसकी जो पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड था कि कैसे यहाँ पर शुरुआत हुई, किस तरीके से इन्होंने इसको अपनाया, उसके कारण क्या थे, वो सब आप लोगों को क्लियर है ना? जी सर। ठीक है। तो ये सोवियत प्लानिंग की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर अगर देखें तो सोवियत प्लान में क्या कहा गया? देखिए, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं थे, है ना? ये किस चीज के खिलाफ थे? ये कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। इन्होंने कहा कि औद्योगिकरण तो होना चाहिए, क्योंकि देश के विकास के लिए औद्योगिकरण जरूरी है,
लेकिन सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, सरकार के अधीन होना चाहिए और सरकार के बनाए गए प्लान के अनुसार होना चाहिए। सोशलिज्म के तरीके से होना चाहिए, ना कि कैपिटलिज्म के बताए गए तरीके से जिसमें सरकार को बिल्कुल किनारे कर दिया जाता है। क्योंकि इस प्रकार से जब आर्थिक विकास होगा, इस प्रकार से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो सभी को बराबर मौका मिलेगा, सभी को बराबर अवसर मिलेंगे और सभी का बराबर विकास होगा। ना कि कैपिटलिज्म की तरह जहां पर एक वर्ग अमीर होता चला जा रहा था और दूसरा वर्ग पीड़ित और शोषित होते हुए लगातार गरीब होता चला जा रहा था। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्लान में सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी? हैवी इंडस्ट्रीज को। वर्कर्स, हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज को, हैवी इंडस्ट्री के बाद प्राथमिकता इन्होंने दी लाइट इंडस्ट्रीज को। लाइट इंडस्ट्री मतलब हल्के उद्योगों को, छोटे उद्योगों को दी। और सबसे अंतिम जो प्राथमिकता दी वो दी इन्होंने कंज्यूमर गुड्स को। इन्होंने कहा कि देश का विकास पहले जरूरी है, कंज्यूमर को तो हम बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई लाइट इंडस्ट्रीज के मुकाबले, और कंज्यूमर गुड्स को सबसे अंत में रखा गया कि अगर कोई रिसोर्सेज बचेंगे तो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए। यही होता है ना सोशलिज्म में, कि आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे सब सरकार डिसाइड करेगी, क्या उत्पादित करोगे क्या नहीं करोगे सब सरकार डिसाइड करेगी। तो सरकार ने डिसाइड किया कि कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन सबसे हमारी लास्ट प्रायोरिटी है। क्लियर? तो अब यहां पर अगर हम कहें तो सोवियत रूस में सबसे ज्यादा संसाधन जो है वो किस चीज में लगाए गए, बताइए। हैवी इंडस्ट्री में ले आएगा मतलब। हैवी इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा संसाधन हैवी इंडस्ट्री में लगाया गया, या हम बोले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगाया गया। और इसका प्रभाव क्या निकला कि इंडस्ट्रीज का जब डेवलपमेंट हुआ तो देश का भी विकास हुआ। और जब देश का विकास हुआ तो रशिया बहुत जल्दी ही अब एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आने लगा। लेकिन अभी ये जो बात है, ये बात जैसे हम लोग चाइना को बोलते हैं कि चाइना की बात बाहर निकल कर नहीं आती, वो अंदर ही अंदर सब दबा देता है कि चाइना में वास्तविकता में चल क्या रहा है ना। तो ये एक कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री की पहचान होती है कि वो अपनी सूचनाओं को बाहर नहीं निकलने देता। यही रशिया के साथ हुआ। ठीक है, रशिया में जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और जब ये 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किए गए तो इन सब की जानकारी बाहरी वर्ल्ड को मिली ही नहीं। लेकिन जब रशिया में कंज्यूमर गुड्स का वो हुआ, और स्टालिन को हम एक तानाशाह के रूप में जानते हैं, स्टालिन की जो पॉलिसीज थी उनसे जब देश के लोग परेशान होने लगे कि भाई अति तो हर चीज की बुरी होती है, तो जो वहां के पढ़े लिखे लोग थे वो देश छोड़ छोड़कर भागने लगे। इकोनॉमिस्ट वहां से देश छोड़ छोड़कर भागने लगे और 1930 के आसपास ये भागना शुरू हुआ। जब 1930 के आसपास इन बुद्धिजीवियों का, इन इकोनॉमिस्ट का वहां से भागना शुरू हुआ, और ये भाग भाग कर कहाँ जा रहे थे? यूरोप जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे। तो उनके द्वारा अब ये जो प्लानिंग शुरू करी गई थी सोवियत रशिया में, उसकी खबरें और उसके बेनिफिट्स दूसरे देशों को पता चलने शुरू हुए। और धीमे धीमे ये जो प्लान है, इस प्लान की जानकारी पूरी दुनिया में फैल गई। और जब इसके फायदे लोगों को पता चले कि किस प्रकार से वहां पर काम हो रहा है और क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, तो दुनिया के सभी देशों में इस प्लानिंग के सिस्टम को अपनाने की होड़ मच गई। और लगभग सभी देश, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी वाले हो, उन सभी देशों ने एक एक करके इस प्लानिंग के सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और जैसा हम लोग ये जानते हैं कि भारत में भी 1930 के आसपास, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि रशिया की तरह ही 5 ईयर प्लान बनाए जाएं और उनके आधार पर विकास किया जाए। ये चीज भारत के तत्कालीन बुद्धिजीवियों के मन में भी बैठ गई थी, और वो उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी उससे ये मांग करते रहे कि भाई हमारे यहाँ भी प्लानिंग की शुरुआत की जाए। अब मुझे बताइए कि अंग्रेजों ने क्या इस बात को माना होगा? बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं माना होगा? सर जी अगर वो मान लेते तो हमारा जो सिस्टम उन्होंने खराब किया था
अपने अकॉर्डिंग किया था, तो वो सारी व्यवस्था हमारे अकॉर्डिंग चलने लगती। हमारा सत, सिस्टम कैसा होता, हमारी एजुकेशन कैसे होती, हमारी इंडस्ट्री कैसे होती, अगर हम उन्हीं के नहीं हिसाब से नहीं चल नहीं, रहे थे तो। सत्ता का जी। स्थानांतरण थोड़ी ना हो रहा है, सरकार तो वही है ना, तो वो अपने हिसाब से करते हैं ना। देखिए मुझे एक बात बताइए, हम्म, आ, जी जी। ब्रिटेन में किस प्रकार का सिस्टम था? कैपिटलिज्म था कि नहीं था? जी। ठीक है, सभी लोग सुने, कैपिटलिज्म था, है ना। और भारत में भी किसका शासन था? मतलब नहीं ब्रिटेन का। का ही शासन था। तो अगर हम ये कहें कि आजादी के पहले भारत भी एक प्रकार की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो क्या ये कुछ हद तक सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ जी। ठीक है। तो अगर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और ब्रिटिश कैपिटलिज्म को फेवर कर रहे हैं, तो वहां पर जाहिर सी बात है, अगर हम 5 ईयर प्लान या प्लानिंग को घुसेड़ देंगे वहां पर, तो प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? हम कैपिटलिज्म से मूव करके किधर चले गए? सोशलिज्म की तरफ मूव कर गए। तो शुरुआत में बहुत ज्यादा मांगे होने के बावजूद भी अंग्रेजों के द्वारा, जो तत्कालीन सरकार थी उनके द्वारा, इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। ये लोग चिल्लाते रहे, बोलते रहे, नए नए प्लान लेके आते रहे कि इस प्रकार से प्लानिंग किया जाए, लेकिन अंग्रेजों के कानों में जू नहीं रहेंगी। उनके विचार में परिवर्तन होना शुरू हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब उनको लगा कि हमारी स्थिति बड़ी खराब हो गई है और हमको भारत भी एक समय के बाद छोड़ के जाना पड़ेगा। तब उन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। तो 1930 में जब ये खबर पूरी दुनिया में फैली कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया में ये पहला जो 5 ईयर प्लान है, जिसको गॉस प्लान कहा गया, वो किस प्रकार से सक्सेसफुल हो गया और किस तरीके से उसने अपनी स्थिति को सुधारा, तो भारत में भी प्लानिंग के प्रोसेस की शुरुआत हुई। एक्चुअल प्लानिंग तो नहीं शुरू हुई, लेकिन प्लानिंग के प्लान बनने लगे कि हम किस तरीके से आजादी के बाद या आजादी के पहले भी अंग्रेजों से बोलकर अपने देश में प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और रूपरेखाएं बनने लगी कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग इकोनॉमिक प्लान पेश किए जाने लगे, जिनमें से जो सबसे पहला प्लान था, उस प्लान का नाम था विश्वेश्वरैया प्लान। ठीक है। तो जो सबसे पहला प्लान था, हम लोग आ गए हैं प्लानिंग इन इंडिया में, कि भारत में प्लानिंग की शुरुआत कैसे हुई। ठीक। तो सबसे पहला जो प्लान भारत में पेश किया गया, इकोनॉमिक प्लान पेश किया गया, वो पेश किया गया एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। एम विश्वेश्वरैया कौन थे? ये एक इंजीनियर थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है भारत में, ध्यान रखिएगा। इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे। सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ मैसूर के दीवान भी रह चुके थे। मैसूर के ये दीवान भी रह चुके थे और भारत में एक ठीक ठाक पोजीशन रखते थे। ठीक है। तो इन्होंने 1934 में, 1934 में इन्होंने एक बुक पब्लिश करी। हाँ, बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। यहां से आपको एक एक शब्द याद रखना है, ठीक है। तो द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। ये बुक कब आई थी? 1934 में। तो यहाँ पर हम जितने भी प्लान्स पढ़ेंगे, उन प्लान्स से एसोसिएटेड कौन कौन व्यक्ति हैं, उस प्लान का समय क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो पीसीएस हो, या वो कोई भी हमारे पास वनडे एग्जाम हो, किसी में भी ये पूछता है और बहुत ज्यादा पूछता है। इकोनॉमी में फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं ये वाले प्लान्स, रिलेटेड क्वेश्चंस। तो 1934 में उन्होंने बुक पब्लिश करी, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित पहली किताब मानी जाती है। क्लियर? ठीक है।
अब इनका जो प्लान था, इन्होंने किस प्रकार की प्लानिंग की, वकालत की थी? तो इन्होंने यूएसए के जैसी प्लानिंग की बात करी। ठीक। अब देखिए, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मैंने भी बताया कि दुनिया के सभी देशों में 1930 के बाद प्लानिंग को अपनाया गया। वो चाहे कैपिटलिस्ट देश हो, चाहे सोशलिस्ट देश हो, चाहे वो हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी वाले देश हो। और एक बात मैंने आपको जब पढ़ाया था इकोनॉमिक सेक्टर्स या टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, तो मैंने ये भी बताया था कि यूएसए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाने वाला याद है यस ना? सर। याद है ना आप लोगों को कि आजादी के बाद कैपिटलिज्म को अपनाने वाले शुरुआती देशों में सबसे पहला कौन था? यूएसए ही तो था। यस सर। याद, सभी को याद है? तो हम जब यूएसए से उसके उसके जैसी प्लानिंग लेने की बात कर रहे हैं, तो यूएसए में तो कैपिटलिज्म था, और क्योंकि उस कैपिटलिज्म के साथ प्लानिंग को भी इंक्लूड कर लिया गया था, तो इसको नाम दिया गया था डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। यानी कि कैपिटलिज्म भी है और डेमोक्रेटिज्म भी है, यानी कि इसको डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म कहा गया। ठीक है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद। तो इन्होंने वकालत की यूएसए जैसे लोकतांत्रिक पूंजीवाद को अपनाने के लिए। इन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म तो रहे, लेकिन कैपिटलिज्म के साथ साथ सरकार का थोड़ा बहुत हस्तक्षेप भी रहे। और उन्होंने कहा कि अगर हम यूएसए के डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म को अपना लेते हैं और औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर देते हैं, तो हम 10 साल में 10 साल में अपनी जो नेशनल इनकम है उसको दोगुना कर लेंगे। ये पूरी चीज उन्होंने अपनी इस किताब में समझाई कि भारत को प्लानिंग सिस्टम अपनाना चाहिए, रशिया वाला नहीं, बल्कि कौन सा वाला? डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म वाला, जो कि यूएसए में है। और उसको अपनाने के बाद औद्योगिकरण पर जोर दिया जाए अगर, तो 10 साल में ही जो गुलाम भारत है वो अपनी जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम को दुगना कर देंगे। ठीक। अब अंग्रेजों ने, क्योंकि सरकार उस समय अंग्रेजों की थी, तो अंग्रेजों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारत में भी अब प्लानिंग की जो शुरुआत है उस पर बात करने की शुरुआत हो चुकी थी, और जो बुद्धिजीवी वर्ग था भारत का, उसको एक नया मसाला मिल गया कि किस तरीके से हम सरकार को यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारी जो स्थिति खराब करी है उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा योगदान तो करो एटलीस्ट। तो अब अलग अलग लोगों के द्वारा इस चीज के लिए मांग उठने लगी कि भारत में भी प्लानिंग की जरूरत है, और ऐसे ही मनमर्जी वाला काम नहीं, बल्कि प्लानिंग के साथ काम करो, जिससे कि कुछ स्थिति भारत की भी सुधर सके। तो सबसे पहले आया विश्वेश्वरैया प्लान, जो किससे रिलेटेड है? एम विश्वेश्वरैया से। बुक का नाम द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो कि पब्लिश हुई कब? 1934 में। और इन्होंने किसकी वकालत करी? डेमोक्रेटिक कैपिटलाइजेशन की वकालत करी, और 10 साल में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने की बात कही। इसी के बीच में एक और प्लान आता है जिसको हम बोलते हैं फिक्की प्लान या फिक्की प्रपोजल। फिक्की प्रपोजल। ठीक है। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका गठन जो किया गया था वो महात्मा गांधी के सुझाव पर किया गया था। इसका सुझाव महात्मा गांधी के सुझाव पर, सॉरी, गठन महात्मा गांधी के सुझाव पर किया गया था फिक्की का।
1934 में जो फिक्की है, इसके अध्यक्ष थे NR सरकार। तो कहीं कहीं इसको NR सरकार प्लान के या प्रपोजल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? NR सरकार। तो कभी कभी फिक्की प्रस्ताव, फिक्की प्रपोजल के अलावा इसको NR सरकार प्रपोजल के नाम से भी दिया जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि इससे कौन एसोसिएटेड था। तो ये कौन थे? NR सरकार। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी यहां पर? फिक्की, क्योंकि ध्यान से ही, नाम से ही समझ में आ रहा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग जगत के लोगों का एक ये समूह था। तो इसमें जुड़े हुए लोग कौन रहे होंगे? जाहिर सी बात है, कैपिटलिस्ट रहे थे। और इन्होंने क्या कहा, इनकी सबसे खास बात ये थी कि ये वो कैपिटलिस्ट थे जो गांधी से प्रभावित थे, जैसे घनश्याम दास बिड़ला गांधी से प्रभावित कैपिटलिस्ट थे। तो इन्होंने जब प्लानिंग की बात करी तो इनकी प्लानिंग में सोशलिज्म की तरफ झुकाव था। इन्होंने कहा सबसे खास चीज जो इस प्रस्ताव में थी वो ये थी कि एक केंद्रीय बॉडी बनाई जाए, एक केंद्रीय बॉडी बनाई जाए जो प्लानिंग से संबंधित सभी मुद्दों और आयामों को कोऑर्डिनेट करे, रेगुलेट करे और सुपरवाइज करे। ठीक है, सभी मुद्दों और आयामों को कोऑर्डिनेट करे, रेगुलेट करे और सुपरवाइज करे। और इस बॉडी को इन्होंने कहा नेशनल प्लानिंग कमीशन। क्या नाम दिया इन्होंने? नेशनल प्लानिंग कमीशन। ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये जो चीज हुई है ये कब हुई है? ये 1934 में हुई है। और 1934 के पहले पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक भूचाल आया था जो हिला चुका था। उस भूचाल का नाम क्या था और वो कब आया था? फिर 1929 का जो 1929 महाकाल पड़ा था। हाँ, अकाल नहीं, मंदी आई महान थी आर्थिक मंदी जो आई थी महान आर्थिक मंदी आई थी। 1929 है ना। और हम लोगों ने जब पिछली बार पढ़ा था तो हम लोगों ने ये देखा था पिछली क्लासेस में कि इसी महान आर्थिक मंदी का ही प्रभाव था कि दुनिया कैपिटलिज्म के पंजे से निकलकर मूव करना हुई किधर की तरफ? सोशलिज्म की तरफ। और मूव करना शुरू हुई किसकी तरफ? मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। और यहां पर उसको मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाने वाले जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने सुझाव दिया, जिन्होंने दुनिया को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने के उपाय बताए और जिनके उपाय सफल रहे और दुनिया आर्थिक मंदी से निकल के बाहर आई, उनका नाम क्या था? जेएम जेएम कीन्स, है ना। तो अब दुनिया में जो है वो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी की बात चल रही थी। तो इनकी एक कैपिटलिस्ट देश में, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था में सोशलिज्म की तरफ झुकाव वाला ये प्लान आया जिसने एक नेशनल प्लानिंग कमीशन के गठन की बात की। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है। और कि नेशनल प्लानिंग कमीशन जो वास्तविकता में बना भी जाके आजादी के बाद 1950 में, उसके लिए आवाज उठनी शुरू हुई थी फिक्की के द्वारा 1934 में, इस फिक्की प्लांट के द्वारा। ठीक है। तो फिक्की प्रपोजल कब आया? 1934 में।
विक्की प्रपोजल की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बाकी बातों के अलावा है, उसमें ये कहा क्या कि लाइसेंस फेयर पॉलिसी को छोड़ा जाए, सरकार को हस्तक्षेप रखना चाहिए और सरकार को एक बॉडी बनानी चाहिए जो इसका काम करे, और उस बॉडी का नाम क्या रखा जाए? नेशनल प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय योजना आयोग। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ये बातें चली रही हैं और इसके बाद आता है कांग्रेस प्लान। ठीक है, कांग्रेस प्लान। कांग्रेस में ये जो प्लान आया, बेसिकली हम लोगों ने देखा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, है ना। गांधी जी इस समय कांग्रेस के सदस्य थे। नहीं थे सर। कब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से? सर 1934। सर 1934 में। हाँ, 1934 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन गांधी जी कांग्रेस के सदस्य ना होने के बावजूद भी कांग्रेस गांधी जी के आसपास ही घूमा करती थी। ठीक है, तो गांधी जी का पूरा कंट्रोल कांग्रेस पे था, सदस्य ना होने के बावजूद भी उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। और गांधी जी के बाद कांग्रेस का दूसरा जो प्रमुख चेहरा बन के उभरा था, जिसको गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। और हम लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का झुकाव किस तरफ था? समाज समाजवाद की तरफ। सोशलिज्म। की तरफ। और जवाहरलाल नेहरू को अपनी ही तरीके के सोचने वाला एक और साथी मिल गया, जिनका नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस, है ना। इन्हीं लोगों ने तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाई थी, कांग्रेस के अंदर ही समाजवाद से प्रेरित होकर, है ना। तो अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की ये जो गुट है, कुछ समय तक इनमें वो भी रहा, लेकिन क्योंकि जवाहरलाल नेहरू क्योंकि गांधी जी के प्रमुख अनुयायी थे, तो ज्यादा इनकी चल नहीं पाई सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो हरिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया अध्यक्ष, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के जो अरमान थे एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को बनाने के, वो यहाँ पर पूरे करने का प्लान बनाया गया। और गांधी जी के सहमति के न होने के बावजूद भी, गांधी जी का प्लान, गांधी जी की सहमति नहीं थी यहाँ पर, लेकिन गांधी जी की सहमति न होने के बावजूद भी यहाँ पर 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया इस हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। इस समिति का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस समिति का ऑब्जेक्टिव था, ये बेसिकली बनाई गई अक्टूबर 1938 में बनाई गई। और इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसका काम ये था, इसका काम था कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों का विकास किया जा सके, इसके उपाय बताना। ठीक है, इसके उपाय बताना नेशनल प्लानिंग कमेटी का ये काम था। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो हम जनरली तो ये बोलते हैं कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। लेकिन वास्तविकता ये है कि इसी हरिपुरा अधिवेशन के दौरान जो
जिन जिन उसी समय कुछ समय पहले प्रांतीय चुनाव हुए थे, वर्ल्ड वार जो थी सेकंड, उसके पहले प्रांतीय चुनाव हुए थे और कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कुछ राज्य, कुछ प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो उन सभी प्रांतों के लोगों को बुलाया गया, उन सभी प्रांतों की सरकारों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिनमें बेसिकली कांग्रेस के द्वारा शासित प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे वो आए और उस बैठक में, जो वो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, उस मंत्री स्तरीय बैठक में फिर ये नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। तो वैसे जनरल सेंस में क्या हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था, लेकिन अगर टेक्निकली जाए तो हरिपुरा अधिवेशन के दौरान वे सभी राज्य जिन राज्यों में कांग्रेस का शासन था, उन राज्यों के उद्योग मंत्रियों की बैठक, प्रतिनिधि के रूप में उद्योग मंत्री आए थे, उद्योग मंत्रियों की बैठक में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। इसको कांग्रेस शासित राज्यों के संदर्भ में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बुलाए तो सभी प्रांतों के लोग गए थे, लेकिन सभी प्रांतों के लोग आए नहीं, मुख्यतः कांग्रेस शासित प्रांत के ही उद्योग मंत्री वहां पर आए थे, तो उनके द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है। जिनमें उन उद्योग मंत्रियों के अलावा कुछ विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, जिनमें कुछ कैपिटलिस्ट थे, कुछ हमारे पास आर्किटेक्ट थे, कुछ इंजीनियर्स थे, और अलग अलग लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को अपनी विशेषज्ञता का, बोल सकते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन देने के लिए इसमें बुलाया गया। जिनमें प्रमुख लोग जो थे वो हमारे पास आते हैं कुछ, जैसे इसमें एम विश्वेश्वरैया भी थे, एम विश्वेश्वरैया। दूसरे कौन थे इसके अलावा? लाला श्री राम, लाला श्री राम, घनश्याम दास बिड़ला, सब नाम ध्यान रखिएगा। घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला के अलावा किसी को पता है? जेआरडी टाटा, जेआरडी टाटा। ठीक, ये मुख्य लोग थे जो इसके सदस्य थे। ठीक है, किसके? नेशनल प्लानिंग कमेटी का। जो एनपीसी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, ये 15 सदस्यीय थी। कितने सदस्य थे इसमें? 15 सदस्य थे। 15 सदस्यीय नेशनल प्लानिंग कमेटी थी और इसके अलावा इसकी कुछ उप समितियां भी बनाई गई थी जो अलग अलग सेक्टर्स को देखने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए थी। तो ये उप समितियों की संख्या थी 29। तो 15 सदस्यों की एनपीसी और एनपीसी के अधीन 29 उप समितियां भी बनाई गई थी। और इस एनपीसी और इन 29 उप समितियों को मिला के जो टोटल सदस्य संख्या थी वो थी कितनी? 350। तो एनपीसी में कितने मेंबर्स थे? एनपीसी में 15 मेंबर्स थे। एनपीसी में 15 मेंबर्स थे। एनपीसी की उपसमितियां कितनी थी? एनपीसी की 29 उपसमितियां थी और उपसमितियों सहित कुल सदस्य कितने थे? 350 के आसपास। क्लियर? ठीक है। अब होता क्या है कि एनपीसी बना दी गई और एनपीसी को अब इन उपसमितियों के साथ साथ जो भी रिपोर्ट आएंगी उनके आधार पर अपनी रिकमेंडेशंस देनी थी, अपनी रिकमेंडेशंस देनी थी। एक सेकंड। ठीक है, लेकिन इसी बीच क्या होता है? इसी बीच अब शुरू हो जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 को और ये चलता है 2 सितंबर 1945 तक। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मॉडर्न पढ़ी हुई है, मुझे ये बताइए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव क्या पड़ा था कांग्रेस के जो सरकार बनी थी उस पर? सर कांग्रेस सर की सभी कांग्रेस गवर्नमेंट के ने सदस्य इस्तीफा दे देते हैं। कांग्रेस के जो कांग्रेस शासित प्रदेश थे वहां से जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा दे देता है। ठीक है।
और इस इस्तीफा देने के बाद अब क्या हो गया, अब ये जो कमेटी है, इस कमेटी का कामकाज क्या हो गया, रुक गया। ठीक है। ओके। और ये रुका रहा तब तक जब तक ये वर्ल्ड वार चलता रहा। और इसी वजह से अब इसका रुका हुआ काम पूरा होता है 1949 में। यानी कि वो कमेटी जो बनी थी 1938 के अक्टूबर में, वो अब 1949 में अपनी रिपोर्ट कर पाती है सबमिट। तो इसकी रिपोर्ट कब आती है, 1949 में इसकी रिपोर्ट आती है। ठीक है। और 1949 में जब रिपोर्ट आती है तो जाहिर सी बात है उसमें हमारा देश आजाद हो चुका था। लेकिन रिपोर्ट आने के पहले ही हम ये भी जानते हैं कि भारत जब आजाद होने वाला था तो जवाहरलाल नेहरू को माउंटबेटन ने आमंत्रित किया था एक अस्थाई सरकार बनाने के लिए, है ना, कि उनके हाथ में धीमे धीमे कामकाज सौंपा जाता रहेगा। तो ये रिपोर्ट तो आई बाद में, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में एक अस्थाई या अंतरिम सरकार का गठन किया जा चुका था। और क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ही नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उनको तो पता ही है कि क्या रिकमेंडेशंस होनी है ना। तो वो क्या कर रहे थे, इस रिपोर्ट को फाइनली सबमिट होने के पहले ही उन्होंने इसके कई सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था उस अंतरिम सरकार के आने के बाद से। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। ठीक है। बोरियत तो नहीं हो रही है ना, बताएंगे नो तो? सर। हो रही नहीं होगी सर। तो भी। नो सर। ठीक। अब यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि इसने बेसिकली क्या मुख्य बातें कही थी। ठीक है। इसने बेसिकली क्या मुख्य बातें कही थी, तो मेरी बात आप फिर से सुन लीजिए कि रिपोर्ट तो सबमिट बाद में हुई थी, लेकिन इस एनपीसी के द्वारा बीच बीच में भी कई सारी बातें सुझाई जाती रही फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के पहले, जो कुछ मानी गई और कुछ नहीं मानी गई। जिनमें से ये था कि 1941 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सरकारें तो गिर गईं, काम रुक गया, लेकिन फिर भी मानसिक चिंतन तो चल रहा है ना। जवाहरलाल नेहरू तो अभी जिंदा है, बाकी सदस्य भी हैं, तो मानसिक चिंतन चल रहा है। और ये मानसिक चिंतन से बीच बीच में इस एनपीसी के द्वारा कुछ सुझाव दिए जाते रहे, जिसमें से एक सुझाव था कि ये वर्ल्ड वार चल रहा है और इस वर्ल्ड वार की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में भी, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल्ड है और ब्रिटिशर्स सारे रिसोर्सेज कहाँ पर भेज रहे हैं, वर्ल्ड वार में भेज रहे हैं, वर्ल्ड वार में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भेज रहे हैं, यहाँ तक कि भारतीय मैन पावर भी भेज रहे हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए क्या बनाई जाए, एक पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई जाए। पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनाने की बात हुई, और ये जून 1941 में पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी को बनाने की बात अंग्रेजों के द्वारा मान ली गई। और इसमें यह कहा गया कि युद्ध के बाद भारत के जिन जिन क्षेत्रों में इस युद्ध की वजह से नुकसान पहुंचा है, उन उन क्षेत्रों को किस प्रकार से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, सुधार लाया जाए, उसके संबंध में यह कमेटी सुझाव देगी और उस कमेटी के सुझावों के आधार पर सरकार के द्वारा वहां पर कदम उठाया जाएगा। ठीक। इसके साथ ही साथ इस पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी को सुझाव देने के लिए एक इकोनॉमिस्ट्स की इकोनॉमिस्ट की कंसल्टेटिव कमिटी के गठन की बात की गई। पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी को सुझाव देने के लिए अर्थशास्त्रियों की एक कंसल्टेटिव कमिटी यानी कि सलाहकार समिति के गठन की बात की गई। इस सलाहकार समिति का गठन भी किया जाने की मांग अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार कर ली गई। और इस कंसल्टेटिव कमिटी के जो अध्यक्ष बनाए गए, वो बनाए गए रामास्वामी मुदलियार। रामास्वामी मुदलियार को इसका अध्यक्ष बनाया गया।
क्लियर है? इसके बाद इसी एनपीसी के द्वारा दिए गए सुझावों पर 1944 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया। योजना व विकास विभाग बनाया गया 1944 में। ठीक। अर्देशीर दलाल, अभी इनका नाम आगे और आएगा। अर्देशीर दलाल इसके सदस्य थे, मुख्य सदस्य थे अर्देशीर दलाल। ठीक है। लेकिन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया तो गया, अर्देशीर दलाल इसके सदस्य भी थे, लेकिन 1946 में इसे समाप्त कर दिया गया। हम ये मान सकते हैं कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आजादी के पहले प्लानिंग कमीशन का ही एक प्रतिरूप था। यानी कि जो काम प्लानिंग कमीशन को दिया जाना था आजादी के बाद, कुछ कुछ वही काम इस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास थे। इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 20+ थी, जिनमें से एक अर्देशीर दलाल थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो इस नेशनल प्लानिंग कमीशन की मानी गई। और भी कई सारी बातें थी, लेकिन उनसे हम लोगों को ज्यादा मतलब नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। यहां तक कोई समस्या? नहीं सर। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से प्लान देख लिए? हम लोगों ने देखा सबसे पहले विश्वेश्वरैया प्लान, फिर देखा फिक्की प्रपोजल, फिर देखा कांग्रेस प्लान, यानी कि जिसमें हम लोगों ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, और जिसको हम लोग अभी देख रहे थे। अब जब यहां पर नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन हो गया, और नेशनल प्लानिंग कमीशन के गठन के बाद फिर विश्व युद्ध शुरू हो गया, और नेशनल प्लानिंग कमीशन के काम में आ गई रुकावट। तो अब जो बाकी इससे संबंधित लोग और जो दूसरे पूंजीपति हैं, वो अपना एक अल्टरनेटिव प्लान तैयार करने लगे, जो 1944-45 में पब्लिश हुआ बॉम्बे प्लान के नाम से। बॉम्बे प्लान के नाम से पब्लिश हुआ। इस बॉम्बे प्लान से भारत के 8 पूंजीपति या उद्योगपति संबंधित थे, उनके दिमाग की उपज थी ये। 8 जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है। इन 8 नामों में इंपॉर्टेंट जो 8 नाम है वो कौन कौन से हैं? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, JR D टाटा, GD बिरला यानी कि घनश्याम दास बिरला, चौथे लाला श्रीराम, कस्तूर भाई लाल भाई, कस्तूर भाई लाल भाई के बाद AD श्रॉफ, अर्देशीर दलाल और जॉन मथाई। ये 8 लोग इस प्लान से एसोसिएटेड थे। इनमें से कुछ नाम आपको ऐसे भी दिख रहे होंगे जो नेशनल प्लानिंग कमीशन में भी थे और इस बॉम्बे प्लान से भी एसोसिएटेड हैं। आप बता सकते हैं वो कौन कौन से नाम हैं? हेलो सर। हाँ जी। आदेशर दलाल, हाँ जी, ठीक है। अर्देशीर दलाल,
J&D टाटा। हाँ, देसलू दलाल, JRD टाटा, GD बिरला, ये सर जेडी। लाला है ना। तो ये हम ये चौथा वाला क्या लिखा था, प्लीज बता दीजिए फिर से। चौथा वाला है लाला श्रीराम, लाला ओके, यस सर। श्री राम। ओके सर। ठीक। तो अब अगर देखें तो टोटल 8 लोग बॉम्बे प्लान से सर डी सर 8वें पे क्या लिखे हैं सर? जॉन मथाई, जॉन सर मथाई, छठवां वाला लिख कर बता एडी दीजिए। एडी एडी श्रॉफ, AD श्रॉफ, जैकी श्रॉफ वाला श्रॉफ, AD श्रॉफ। ओके सर। ठीक, आगे बढ़े फिर। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि टोटल 8 लोग हैं और टोटल 8 में से 4 लोग ऐसे हैं जो नेशनल प्लानिंग कमेटी से भी संबंधित हैं या उसका भाग हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब नेशनल प्लानिंग कमेटी और बॉम्बे प्लान में जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी, जो भी बातें होंगी, उनमें भी समानता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर समानता यस मिलेगी। है ना। तो यहाँ पर जो बॉम्बे प्लान है और जो हमारे पास नेशनल प्लानिंग कमेटी है, उनकी रिकमेंडेशन में बहुत ज़्यादा समानताएं मिलती हैं। उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे इन 4 लोगों के नाम बताए जो ओवरलैप कर रहे हैं दोनों में से, वो नाम कौन कौन से हैं? वो एक तो है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, इसके अलावा JRD टाटा, JRD टाटा के अलावा GD बिरला, GD बिरला के अलावा लाला श्रीराम। अवधेशी दलाल नहीं थे, अवधेशी दलाल तो उसके जो थे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उसके वो सदस्य थे। नेशनल प्लानिंग कमेटी में वो नहीं थे। ठीक है। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, JRD टाटा, GD बिरला और लाला श्रीराम, इनमें से पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास नेशनल प्लानिंग कमेटी के मेंबर थे और जो ये बाकी 3 थे ये उसकी सब कमेटी के मेंबर थे, उप समितियों के मेंबर थे। ठीक। तो उसको भी ध्यान रखना है। ओवरलैपिंग तो 4 की है, लेकिन एग्जाम में हमको ध्यान रखना कि पूछा क्या जा रहा है। NPC का मेंबर पूछा जा रहा है या सब कमेटी का मेंबर पूछा जा रहा है। नेशनल प्लानिंग कमीशन के 15 सदस्यों में शामिल थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, और उसकी जो उप समितियां हैं उन उप समितियों के सदस्य थे JRD टाटा, GD बिरला और लाला श्रीराम। ठीक है। ये वही घनश्याम दास बिरला हैं जिनके घर में गांधी जी की हत्या हुई थी, दिल्ली में बिरला हाउस। चलें आगे। यस सर। अब सर इसके अध्यक्ष कौन थे बॉम्बे प्लान के? ये बॉम्बे प्लान का अध्यक्ष कोई नहीं था, इन लोगों ने मिलकर इसको पेश किया था। ऐसा कुछ था क्या कि आदर्श दलाल इसको लीड कर रहे थे, ऐसा कुछ? हाँ, जो मेजर रोल था वो अल्देश्वर दलाल का था, जो मेजर रोल था वो अल्देश्वर दलाल का था, लेकिन प्रॉपरली अगर ऐसा बोला जाए कि ये कोई समिति थी या कुछ वैसा था, तो वैसा कुछ नहीं। ओके सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, अभिनेश सिंह। ये सर आपने किसकी हत्या के बारे में बताया था, किसके घर में हुई थी, ये थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए। महात्मा गांधी की हत्या। अच्छा, किसके यहाँ पे हुई थी? घनश्याम बिरला के यहाँ पे? गांधी जी को बिरला हाउस में गोली मारी गई थी ना। बिरला हाउस किसका था? GD बिरला का था, घनश्याम दास बिरला का। जी सर। ठीक है। ओके सर। खैर, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि बॉम्बे प्लान और नेशनल प्लानिंग कमीशन के सदस्यों में ओवरलैपिंग है और इसकी वजह से दोनों की ही कई सारी जो बातें हैं वो सेम हो गई। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी अगर देखें उन दोनों के रिकमेंडेशन में, NPC और बॉम्बे प्लान, तो वो क्या क्या है? सबसे पहले दोनों ने ही कृषि सुधार की बात की। कृषि सुधार की बात की। कृषि सुधार की बात में उन्होंने क्या कहा कि जमींदारी उन्मूलन किया जाए।
यानी कि बिचौलियों को दूर भगाया जाए। सॉरी सर, एक बार फिर से बोल दीजिएगा। कहाँ से सोचिए जी। एनपीसी जो सर आपने लिखा। हाँ, सिमिलरिटी हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी और बॉम्बे प्लान की, जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनके सुझाव हैं, उनमें क्या क्या समानताएं हैं। तो दोनों ही ने कृषि सुधार की बात की, नेशनल प्लानिंग अच्छा। कमेटी ने भी और बॉम्बे प्लान में भी कृषि सुधार की बात की। तो दोनों ने ही कहा कि कृषि से बिचौलियों को दूर कर देना चाहिए, यानी कि जमींदारी उन्मूलन होना चाहिए, जमींदारी को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों का, यानी कि एग्री प्रोडक्ट्स का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। कृषि उत्पादों का एक न्यूनतम मूल्य होना चाहिए जिससे कम पर उसको ना खरीदा जा सके और ना बेचा जा सके, जिससे कि किसानों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। अदरवाइज कभी बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया तो उत्पादों की कीमत बहुत ज्यादा घट जाती है, और जब उत्पादों की कीमत बहुत ज्यादा घट जाती है तो किसानों को लागत से कम दाम पर अपना माल बेचना पड़ता है, जिससे कि उनको क्या होता है, नुकसान होता है। तो अगर खेती खराब हो तब तो नुकसान है ही, कभी कभी खेती अच्छी होने से भी नुकसान हो जाता है। अक्सर आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि किसानों ने कम दाम की वजह से अपना टमाटर सड़क पर फेंक दिया, आलू सड़क पर फेंक दिया, है ना। तो वो अच्छा। इसीलिए है क्योंकि कीमतें इतनी घट गई कि लागत ही नहीं निकल रही, तो बेचने से फायदा क्या, कम से कम ढो कर ले जाने पर जो ट्रांसपोर्टेशन लग रहा वही बचेगा, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो ये कहा गया कि कृषि उत्पादों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए जिससे कि किसानों को होने वाले नुकसान से उनको बचाया जा सके। ठीक है। जी सर। साथ ही साथ किसानों को सहारा देने के लिए सहकारी समितियों का, सहकारी समितियों का, क्रेडिट समितियों का और विपणन समितियों का गठन किया जाना चाहिए। ठीक। क्रेडिट समितियां, मतलब हम जानते हैं, अगर आप पुराने जमाने की पिक्चरें देखें और अभी देखें, अभी बलिया का एक केस है। कोई गुप्ता जी थे वहां के, उन्होंने सूदखोरों से परेशान होकर अपने आप को गोली मार दी। आप लोगों ने देखा होगा, अखबार वगैरह में पढ़ा होगा। तो सूदखोरी का सिस्टम जब आज इतना खतरनाक है कि लोग उन सूदखोरों से तंग होकर एक बड़ा व्यापारी अपने आप को गोली मार लेता है, तो उस जमाने में सूदखोर गरीब किसान को किस तरीके से परेशान करते होंगे, है ना। ठीक है। तो उन सूदखोरों के चंगुल से बचाने के लिए ये कहा गया कि क्रेडिट सोसाइटीज का गठन किया जाना चाहिए, क्रेडिट कमेटीज का गठन किया जाना चाहिए, जिनके पास जाकर किसान आवश्यकता पड़ने पर खेती के लिए जरूरी ऋण वगैरह उनसे ले सके और वो जो है सूदखोरों के चंगुल से बच सके। क्लियर। विपणन समिति यानी कि मार्केटिंग कमिटीज का गठन किया जाना चाहिए जो किसानों को उनके उत्पादों को बेचने में सहायता करें जिससे कि उनको उचित मूल्य मिल सके। ठीक है। तो ये कृषि सुधार की बात वहां पर कही गई, क्योंकि भारत एक कृषि आधारित देश है और कृषकों की संख्या ज्यादा है, तो कृषि सुधार की जरूरत तो है ही। दूसरी चीज ये कही कि भारत के विकास के लिए तीव्र औद्योगिकरण की आवश्यकता है, तो दोनों में ही तीव्र औद्योगिकरण की बात कही गई। ठीक है। और ये कहा गया कि इस तीव्र औद्योगिकरण में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी जाए, भारी उद्योग को प्राथमिकता दी जाए। और अभी जब हम 5 ईयर प्लान्स में आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि भारत के आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता जिस क्षेत्र को दी गई वो यही भारी उद्योग था। और जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था, वो पहला 5 ईयर प्लान तो पूरी तरीके से हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट और उसके स्टैब्लिशमेंट पर ही बेस्ड था कि किस तरीके से भारत का औद्योगिकरण किया जाए, और बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज वहां पर स्टैब्लिश करी गई थी पहले 5 ईयर प्लान में। तो दोनों में ही तीव्र औद्योगिकरण की बात की गई और भारी उद्योगों को प्राथमिकता देने की बात की गई। ठीक। यहां पर दोनों ने ही, चाहे वो एनपीसी हो, चाहे वो हमारे पास क्या नाम है इसका, बॉम्बे प्लान हो, दोनों ने ही यूएसएसआर से प्रेरणा ली। यानी कि प्लानिंग में
गॉस प्लान को अपनाया। गॉस प्लान तो समझते हैं ना क्या था? यस सर, 5 ईयर प्लान। हाँ, तो अगर सर हम गॉस प्लान की स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? GOSPLAN। ओके सर। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है ये कहाँ से ली गई थी, तो जवाब क्या होगा आपका? रसिया। ये हाँ, यूएसएसआर से। सोवियत सोवियत रशिया, सही से बोले तो सोवियत रशिया। रशिया और सोवियत रशिया में अंतर है। रशिया आज का, तो सोवियत रशिया से प्रेरणा ली और ये कहा गया कि हम उद्योगों के साथ कंज्यूमर गुड्स को भी बराबर लेकर चलेंगे। तो अगर मैं ये आपसे कहूं कि भारत ने 5 ईयर प्लान के सिस्टम को, यानी कि प्लानिंग के सिस्टम को सोवियत रशिया से लिया है, लेकिन भारत का जो प्लानिंग सिस्टम था वो पूरी तरीके से रशिया पर आधारित नहीं था, तो क्या यह सही है? यस सर। सही है। ठीक है। क्या अंतर है दोनों में? सर वहाँ पे इंडस्ट्री पे मेन फोकस उनका वही था। बाद में उनका लिटिल बिट अमाउंट फोकस मतलब उस पे था। बाकी मेन उनका हैवी और लाइट इंडस्ट्रीज पे था। सोवियत और रशिया में यहाँ पे वो बराबर। हाँ, सोवियत सर रशिया। देखो, ठीक है, बोलिए। यस सर, सोवियत रशिया में उन्होंने वो इंडस्ट्रीज को ज्यादा महत्व दिया था, और यहाँ पे बराबर का महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। सोवियत रशिया में कंज्यूमर गुड्स को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पर रखा गया था, जबकि यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स को भी साथ साथ लेकर चला गया। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी थी? वेलफेयर इकोनॉमी थी। अभी हम लोग आगे और जब 5 ईयर प्लान को चलेंगे तो वहां पर देखेंगे दोनों ही प्लान्स में उद्योगों में हैवी इंडस्ट्रीज के साथ साथ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग यानी कि मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, और मध्यम उद्योग यानी कि मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान दिया गया। ठीक है, क्यों ध्यान दिया गया? इन उद्योगों की सबसे खास बात यह होती है कि इनमें पूंजी कम लगती है। पूंजी कम लगती है और जो रोजगार है, रोजगार ये बढ़ाते हैं। तो कम पूंजी और अधिक रोजगार, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, कम पूंजी में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग पर भी दोनों में ही ध्यान दिया गया। ठीक। और यहाँ पर दोनों ही प्लान में समाज के कल्याण पर अधिक जोर दिया गया। ठीक है, कि किस प्रकार से हम बेरोजगारी, गरीबी, ठीक है, सफाई यानी कि सैनिटाइजेशन आदि की समस्याओं से भारत को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कोशिश की गई कि सरकार का जो खर्च है, जो अधिक खर्च है, वो लोगों के कल्याण को निर्धारित करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए किया जाए। सरकार के बजट का कुछ पैसा, एक बड़ा भाग इन समस्याओं के निराकरण के लिए समाज के ऊपर भी खर्च किया जाए। ठीक है, तो इन चीजों पर अधिक जोर दिया गया, जिससे कि क्या हो, देश में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, वो असमानता दूर हो जाए। अंग्रेज एक असमान भारत छोड़ के गए थे, तो उस असमान भारत को भी, उसकी भारत की असमानता को भी दूर किया जा सके, इसके लिए इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाना जरूरी था, जिसके बारे में बॉम्बे प्लान और नेशनल प्लानिंग कमेटी दोनों ने ही बात की। क्लियर? ठीक है। अब
जैसा मैंने बताया था कि जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, उस नेशनल प्लानिंग कमेटी के पक्ष में नहीं थे महात्मा गांधी और गांधी के कट्टर समर्थक लोग। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो गांधीवादी लोग थे वो नेशनल प्लानिंग कमेटी के समर्थक नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गांधी जी मुख्यतः बहुत सी चीजों के अलावा दो चीजों के कट्टर विरोधी थे। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? उद्योगीकरण यानी कि मशीनीकरण, और जी। केंद्रीयकरण। गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन के पक्षधर थे और वो कहते थे कि सभी को अपना निर्णय लेने की स्वायत्तता देनी चाहिए, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम पंचायती राज के लिए उनके विचारों में देखते हैं। दूसरी बात, गांधी जी कहते थे कि मशीनीकरण से बेरोजगारी बढ़ती है, इसीलिए वो मशीनीकरण और मशीनीकरण के फलस्वरूप होने वाले उद्योगीकरण के विरोधी थे। तो गांधी जी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का समर्थन नहीं किया, और इसी वजह से ये भी एक वजह थी कि हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में जो खटास है वो बढ़नी शुरू हो गई। और भी मुद्दे थे, लेकिन ये भी उनमें से एक मुद्दा था। तो अब जब ये सब चीजें हुई और नेशनल प्लानिंग कमेटी उधर बन गई और उसने अपना काम शुरू किया, तो गांधी के समर्थकों ने 1944 में अपना काम भी शुरू कर दिया था। और 1944 में गांधी जी के समर्थकों ने गांधी योजना या गांधी प्लान पेश किया, गांधीयन प्लान। ये वो प्लान था जो गांधी जी के विचारधाराओं पर आधारित था, और इस प्लान को पेश करने वाले थे उस समय के पक्के गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण श्रीमन अग्रवाल। नारायण अग्रवाल। सर प्लान का नाम क्या था? गांधी योजना ओके सर। या गांधीयन प्लान। श्रीमान नारायण अग्रवाल थे, और इनका नाम शॉर्ट में पूछ लेता है अक्सर, SN अग्रवाल। ठीक है, तो कभी कभार हमको श्रीमान नारायण अग्रवाल पता होने के बावजूद SN अग्रवाल स्ट्राइक नहीं करता, और हम सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा लगा दें। तो दोनों ही ध्यान रखने हैं आपको, आदमी का पूरा नाम भी और आदमी का शॉर्ट वाला नाम भी आपको याद रखना है। 2017 वाले RO में SN अग्रवाल पूछ लिया था, और कई सारे लोग उसको गलत करके चले आए थे। ठीक है, वैसे ये एक मतलब मूर्खता वाली बात है कि गलत करके चले आए ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हो जाता है ना, इंसान ही मूर्खता करता है। तो 1944 में श्रीमान नारायण अग्रवाल ने ये गांधी या योजना पेश की, गांधीयन प्लान पेश किया। और गांधीयन प्लान में बेसिकली अगर बात की जाए तो गांधीवादी योजना पर आधारित थी, और इसका जो मुख्य फोकस था वो कृषि था, कृषि से संबंधित बात थी। ठीक है, इन्होंने औद्योगिकरण का समर्थन तो किया, लेकिन भारी उद्योगों का नहीं, भारी उद्योगों का समर्थन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि गांधी जी जो थे, जैसा मैंने बताया अभी, गांधी जी इसके खिलाफ थे। वो ये मानते थे कि ये उद्योगीकरण, सेंट्रलाइजेशन टाइप की जो चीजें हैं, ये अंग्रेजों के द्वारा भारत के ऊपर थोप दी गई हैं। और भारत की जो गरीबी इस समय है, उस गरीबी का मुख्य कारण यही उद्योगीकरण है, क्योंकि मशीनें जब काम करेंगे तो इंसान क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। और इस वजह से वो यहाँ पर इसका विरोध करते थे। और गांधी जी और नेहरू जी के बीच में भी जो मत भिन्नता थी, उस मत भिन्नता का मुख्य मुद्दा यही था, उद्योगीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यही ध्यान रखना है कि गांधी जी के आदर्शों पर बेस्ड था, कृषि पर अधिक ध्यान दिया गया, उद्योगीकरण को समर्थन दिया गया, लेकिन भारी उद्योगीकरण को नहीं, क्योंकि इसको और मशीनीकरण को गांधी जी बुराइयों की जड़ मानते थे। इसके अलावा दो प्लान्स हमारे पास और बचे हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। एक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जन योजना। जन योजना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीपल्स पीपल्स प्लान।
ये आई उसी समय 1945 में, और इससे रिलेटेड जो पर्सन है वो है एम एन राय। एम एन रॉय। एम एन रॉय का नाम सुन के कुछ याद आता है आप लोगों को? जी सर। क्या? भारतीय साम्यवाद के जनक, हम्म और इन्होंने 1934 में संविधान का प्रस्ताव पेश किया था, संविधान। हम्म, ठीक है। वास्तविक इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या नाम है? मानवेंद्र नाथ रॉय। वो भी नोट कर लीजिए, मानवेंद्र नाथ रॉय। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे भारत में ये। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, तो जाहिर सी बात है इनका जो प्लान है वो कम्युनिज्म से प्रेरित होगा, है ना? इनका प्लान किससे प्रेरित था? कम्युनिज्म से प्रेरित था, समाजवाद से प्रेरित था। और इनका जो प्लान था उसका मुख्य बात ये थी कि ये इनका प्लान जो था वो इस बात पर जोर देता था कि बाकी कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन जो जनता है, जनता की बेसिक नेसेसिटीज, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी ही होनी चाहिए। ठीक है? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए और उसी को आधार बनाकर सरकार को काम करना चाहिए। ये बात जन योजना में 1945 में मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि एम एन रॉय के द्वारा कही गई। लेकिन आप मुझे बताइए कि भारत, इतने सारे प्लान हम लोगों ने देख लिए, अभी एक प्लान बचा है। अगर हम लोग लिस्ट करें तो सबसे पहले हम लोगों ने विश्वेश्वरैया वाला प्लान देखा था। वाले प्लान के बाद फिक्की प्रपोजल देखा, उसके बाद कांग्रेस का प्लान देखा जिसमें एनपीसी बनी, फिर बॉम्बे प्लान देखा, फिर गांधीवादी योजना देखी। मुझे बताइए, आज की छोड़ दें, भारत जब आजाद हुआ, आजाद होने से लेकर 2014 तक, जो अभी की सरकार है इसके सत्ता में आने के पहले तक भारत की जो प्लानिंग थी, मुझे क्या ये बता सकते हैं इनमें से कौन से वाले प्लान्स से वो प्रेरित थी? किन वाले प्लान्स के आधार पर वो थी? सर अपनी समझ से बताऊं तो मुझे लगता है बॉम्बे प्लान। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ सर। है ना? देखिए, बॉम्बे प्लान और नेशनल प्लानिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस लगभग लगभग सेम थी, तो दोनों से ही वो प्रेरित थी। और हम लोगों ने देखा था कि एक 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 बॉडी बनाई गई थी भारत के आजाद होने के बाद, जिसका काम था प्लानिंग करना। उस बॉडी का नाम क्या था? जो नीति आयोग की प्रीडिसेसर थी, उसकी पूर्वगामी थी, क्या नाम था उसका? योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन। और हम लोगों ने देखा था कि योजना आयोग से रिलेटेड नेशनल प्लानिंग कमीशन को बनाने की जो पेशकश थी वो किसके द्वारा की गई थी? फिक्की प्रपोजल के द्वारा। फिक्की प्रपोजल ने कहा था कि एक नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाना चाहिए जो प्लानिंग की सभी चीजों को कोऑर्डिनेट करे, रेगुलेट करे और उसको लेके चले। आवाज प्लानिंग कमीशन नहीं सुन रहा। का जो बात हेलो है। हाँ जी, आवाज आ रही सर, मेरी? आवाज नहीं बीच में भी आपको। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो भारत में प्लानिंग से रिलेटेड बॉडी थी, जो नीति आयोग की पूर्वगामी थी, योजना आयोग, उस योजना आयोग को बनाने का सबसे पहले जो रिकमेंडेशन था वो किसने दिया था? फिक्की प्रपोजल में आया था, है ना, कि नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया जाए। क्लियर है ना ये बात? जी सर। जी सर। तो यस सर। भारत के आजाद होने के बाद भारत में स्टैब्लिश किया गया, किसे स्टैब्लिश किया गया? भारत में स्टैब्लिश किया गया नेशनल प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग 1950 में। जिसने क्या किया? योजनाओं, जो पंचवर्षीय योजना थी और भारत का जो आर्थिक विकास है उसके संबंध में योजनाओं को बनाने का काम करना शुरू किया। तो हम ये बोल सकते हैं, बताइएगा कि सही है या गलत, कि भारत में जो योजना बनाने का काम है वो सेंट्रलाइज्ड था। बताइए। सही है सर। सही है, क्योंकि एक ही बॉडी है जो पूरे देश के लिए योजना बना रही है ना? नेशनल प्लानिंग हो रही है, पूरे देश के लिए योजना बना रही है। और योजना आयोग का जो गठन किया गया, वो गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। और इस योजना आयोग के गठन की बात जब चल रही थी तो उसी के कुछ समय के पहले ही एक प्लान आता है
जनवरी 1950 में, जिसको जाना जाता है सर्वोदय प्लान के नाम से या सर्वोदय योजना के नाम से। इंग्लिश में बोलेंगे सर्वोदय प्लान। इससे रिलेटेड जो व्यक्ति थे वो भी गांधीवादी बोल सकते हैं जयप्रकाश हम लोग। उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। नारायण। जयप्रकाश नारायण गांधीवादी थे, और ये एक दूसरे गांधीवादी से ज्यादा प्रभावित थे, और दूसरे जो गांधीवादी थे उनका नाम था विनोबा भावे, है ना, विनोबा भावे। और विनोबा भावे ने एक कंसेप्ट दिया था जिसका नाम था सर्वोदय। भूदान वाला। हाँ, तो इसी कंसेप्ट और गांधीवादी विचारधारा वगैरह से प्रेरित होकर, उनसे मिलकर जयप्रकाश नारायण ने ये सर्वोदय प्लान 1950 में दिया। इसमें भी कोई खास बात नहीं थी। ये पूरा जो सर्वोदय योजना थी वो गांधीवाद से प्रेरित थी, और यहाँ पर वही सारी बातें कही गई जो गांधी जी के द्वारा कही गई। और जयप्रकाश नारायण उस समय सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें कि उस समय योजना आयोग का सबसे ज्यादा विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति थे हमारे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और सर्वोदय योजना को सपोर्ट करते थे क्योंकि उन्हीं के द्वारा दी गई थी। बाद में इनसे रिकंसाइल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई सरकार के द्वारा, जिसका नाम रखा गया जयप्रकाश नारायण कमेटी। 1961 में एक कमेटी बनाई गई और उनसे कहा गया कि आप खुद ही बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो इन्होंने देखा कि सरकार पंचायती राज वगैरह भी लेके आ रही है और ये सब भी लेके आ रही है, और सारे काम तो गांधीवाद से मिलते जुलते कर ही रही है, तो फिर बाद में ये शांत हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ये रिकमेंडेशंस भी देते हैं, जिनमें से कुछ रिकमेंडेशंस मानी जाती हैं और कुछ रिकमेंडेशंस नहीं मानी जाती हैं। वो क्या रिकमेंडेशन थी उनसे हमको मतलब नहीं, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो प्लान से इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो, और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण 1950 में लेके आए थे, और उनकी शिकायतों पर का निवारण करने के लिए उन्हीं की अध्यक्षता में 1961 में एक जयप्रकाश नारायण कमेटी का गठन किया गया था, जिसने कई सारी रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, तो इतना हम लोग ये रखते हैं। आज की क्लास में कोई डाउट? नो सर। सब समझ में आया आप लोगों को कि नहीं यस आया? सर, क्रेडिट समिति का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट समिति का मतलब क्या होता है? क्रेडिट कमेटी का मतलब होता है कि क्रेडिट का मतलब क्या है, अकाउंटिंग की टर्म्स में बात करें तो क्रेडिट का मतलब होता है कि किसी को पैसा उधार वगैरह देना, उससे संबंधित बॉडी। तो जो क्रेडिट कमेटी बनाई जाने की बात कही गई थी वो इसलिए की गई थी कि किसानों को क्रेडिट मुहैया कराया जा सके, यानी कि उनको ऋण मुहैया करवाया जा सके, जिससे कि वो सूदखोरों के चंगुल से बच सकें। ठीक है, सहकारी समिति। सहकारी समिति को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके सर। ठीक है, किसानों की सहायता के लिए अलग अलग काम करने के लिए समितियां बनाई जाए, जिनको सहकारी समिति के नाम से जाना जाए। और हम लोग जानते हैं कि बाद में हमारे संविधान में भी सहकारी समितियों को इंक्लूड किया गया, एक अलग से एक पार्ट ऐड किया गया एक संविधान संशोधन के द्वारा। जी सर। कब? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, चलिए तो इतना रखें हम लोग आज, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और 43 भी कर